वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली जी5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक तमिल वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है आइली। इस सीरीज में टोटली 8 एपिसोड्स है। एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट आधे घंटे के आसपास। उसी तरह से एक सोशल मैसेजिंग वेब सीरीज है। एक्चुअल से अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे गाँव है जो बहुत ही पीछे है, जहाँ पर काफी सारे अंधविश्वास की चीजें चलती रहती है। हालांकि ऐसे गाँव में उनकी खुद की देवी तो होती है, लेकिन वो गाँव वाले खुद औरतों को इज्जत नहीं देते। कुछ बड़े लोग इसी अंधविश्वास का फायदा उठाकर उन गांव वालों को और भटकाने लगते हैं। सो इस सीरीज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। एक टीनेज लड़की की कहानी, ऊपर से उसके गांव में कुछ अजीब अजीब के रूल्स भी है। तो चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको इस सीरीज की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। सीरीज की शुरुआत में ही तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव को दिखाया जाता है जो बहुत ही खुशहाल हरा भरा होता है। उस गाँव में आइली नाम की एक देवी होती है। गांव के सारे लोग इसी देवी माँ को पूजते रहते हैं, लेकिन वो देवी कुंवारी होने की वजह से कोई भी मर्द उस मंदिर के अंदर नहीं जाता। सिर्फ औरतें ही उस मंदिर के अंदर जाती है। स्पेशली जो लड़कियां मैच्योर नहीं हुई, वो लड़कियां। जो लड़की मैच्योर हो गई, जिनकी शादी हो गई, वो साइड में रहकर पूजा पाठ करते रहते हैं। इसी आइली देवी माँ की वजह से गाँव के सारे लोग बहुत खुशहाल से रहते हैं। एक दिन दूसरे गाँव का एक लड़का शहद निकालने के लिए इस गाँव आता है। तभी उस लड़के की नज़र उस गांव के एक लड़की पर पड़ती है। देखते ही देखते इन दोनों में प्यार हो जाता है। एक दूसरे के प्यार के चक्कर में ये दोनों अपनी गांव की मर्यादा भी भूल जाते हैं। एक दिन जब ये बात उस गांव वालों को पता चलती है, सारे गांव वाले उन दोनों को पकड़ने का इरादा करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो दो प्रेमी वहाँ से भाग ही जाते हैं। उस दिन से लेते हुए उस गाँव में बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती है। हरे भरे खेत अपने आप जल जाते हैं, तालाब में मछलियाँ मर जाती है, काफी सारे लोग भी मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, बच्चे लोगों को एक अजीब की बीमारी लग जाती है। ये सब कुछ देखकर गांव वाले यही सोचने लगती है कि इस सब की वजह वो लड़की ही है। उसी लड़की की वजह से हमारी देवी आइली को गुस्सा आ गया। उसका गुस्सा अब हम पर बरस रहा है। सारे गाँव वाले डिसाइड करते हैं कि ये लोग यहाँ से दूर चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले एक कुंवारी लड़की उस देवी माँ के पास से मुट्ठी भर मिट्टी लेकर वहाँ से रवाना होते हैं। तो बहुत दूर जाने के बाद एक जगह पर बसने का इरादा करते हैं। उसी प्लेस को वो गांव वाले अपना गांव बना लेते हैं और अपने गांव में ये रूल रखते हैं कि आज के बाद से जो कोई भी लड़की मैच्योर होगी उसकी जल्द से जल्द शादी कर दी जाएगी। इस तरह से 500 साल गुजरने के बावजूद भी वो गाँव वाले इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते रहते हैं। उसके बाद सीन 1990 पर शिफ्ट होता है। एक दिन रेवती नाम की एक लड़की मैच्योर होने की वजह से रेवती के घर वाले इसकी शादी तय कर देते हैं कुमार नाम के एक लड़के से। उसी गांव में तमिल सेल्वी नाम की एक लड़की भी रहती है। फिलहाल सेल्वी 8वीं कक्षा पढ़ती रहती है। उसी स्कूल की हेडमास्टर का नाम होता है सावित्री, जो हमेशा लड़कियों को मोटिवेट करती रहती है। हालांकि सावित्री इस गांव के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानती है। उसी स्कूल में मूर्ति नाम का एक मैथ्स टीचर होता है, जो बहुत ही घमंडी किस्म का बंदा होता है। अब मूर्ति इसी गांव का रहने वाला है, इसीलिए मूर्ति यही सोचता है कि हमारे गांव के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सही है। ऊपर से मूर्ति बच्चों को ढंग से पढ़ाता भी नहीं, स्पेशली लड़कियों को रेस्पेक्ट ही नहीं देता। स्कूल की लड़कियों को यही कहकर चिढ़ाता रहता है कि तुम लड़कियां पढ़कर क्या करोगी, 9th क्लास आने तक तुम मैच्योर हो जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी। इस तरह से डीमोटिवेट करते हुए सावित्री को भी गालियाँ देते रहता है कि बड़ी आई हमारे गाँव को सुधारने वाली। एक दिन सावित्री अपने स्कूल में एक बड़ा सा बोर्ड लगाती है। कहने लगती है कि जो कोई भी स्टूडेंट 10th क्लास में ज्यादा मार्क्स ले आएगा उसका नाम पेन से लिखा जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है, लेकिन मूर्ति इसकी बातों को फालतू ही समझते रहता है। सावित्री की बातें सुनने के बाद सेल्वी और उसकी फ्रेंड मैथिली यही सोचने लगते हैं कि हम दोनों अच्छे से पढ़ाई करके हमारा नाम इस ब्लैक बोर्ड में लिखवाएंगे। हर एक दिन उस गाँव में एक छोटा सा मेडिकल कैंप चलने लगता है। इसी दरमियान में वो डॉक्टर सावित्री से कहने लगता है कि मैडम, क्यों इस गांव में छोटे छोटे बच्चियों को शादी कर दिया गया है और ऐसी लड़कियां माँ भी बन गई। अगर बचपन में ही शादी कर दें तो डिलीवरी के वक्त बहुत तकलीफ होगी उनको। और मैंने सुना काफी सारी लड़कियां बच्चा जन्म देने के बाद मर भी गई। आप तो भी इन गाँव वालों को समझाइए ना। सावित्री कहने लगती है कि मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ डॉक्टर साहब। इसी दरमियान में मौका देखकर सेल्वी डॉक्टर का स्टेथोस्कोप लेकर अपनी हार्ट बीट सुनने लगती है। मतलब सेल्वी ने इस चीज को पहली बार देखा। तभी वहाँ पर सावित्री आकर सेल्वी से कहने लगती है कि अगर तुम भी अच्छे से पढ़ाई करोगी तो तुम भी डॉक्टर बन सकती हो, तुम्हारे गले में भी ये स्टेथोस्कोप हो सकता है। तो तभी से तमिल सेल्वी ठान लेती है
कि ये डॉक्टर बनेगी। खैर दूसरे दिन सेल्वी की फ्रेंड मैथिली मैच्योर होने की वजह से इसके घर में बहुत जबरदस्त फंक्शन चलने लगता है। फंक्शन खत्म होने के बाद सेल्वी मैथिली के पास आकर ये मैच्योर कैसे हुई वो प्रोसेस पूछने लगती है। मैथिली उसी तरह से सेल्वी को सारी चीजें बताने लगती है, मतलब पेट में दर्द हुआ, ब्लीडिंग हुई। अब उसी फंक्शन में कुछ लोग सेल्वी की माँ से सेल्वी के बारे में भी बात करने लगते हैं कि कुछ दिनों बाद सेल्वी भी मैच्योर होगी, आपके घर में भी खुशहाली आएगी। सोते वक्त सेल्वी की माँ सेल्वी को कुछ लड़कियों की बातें बताने लगती है कि बेटा जब कभी भी तुमको पेट में दर्द होगा तो मुझसे आकर बताना, अब तुम बड़ी होती जा रही हो, ज्यादा मत खेलो, ढंग से कपड़े पहना करो। खैर जब से मैथिली मैच्योर हुई, मैथिली के घर वाले इसको स्कूल स्टॉप कर देते हैं। जब सेल्वी मैथिली को खेलने के लिए बुलाती है, मैथिली की माँ सेल्वी को बहुत डांटने लगती है और उसी तरह स्कूल के हेडमास्टर सावित्री मैथिली की माँ से मिलकर इसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप अपनी बेटी को स्कूल स्टॉप मत करिए, आपकी बेटी बहुत अच्छा पढ़ती है। लेकिन मैथिली की माँ सावित्री को भी डांट डपट कर वहाँ से भेज देती है। अब अपने क्लास में बेचारी सेल्वी अकेला महसूस करने लगती है। दूसरी तरफ मैथिली के घर वाले मैथिली से बहुत काम करवाने लगते हैं। काम करते करते बेचारी थक जाती है, किसी जगह पर आकर रोने भी लगती है। फाइनली एक रात सेल्वी मैथिली से मिलने के लिए जाती है। सेल्वी से कहने लगती है कि मैंने पहले सोचा था अगर मैं मैच्योर बनूंगी तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आखिरकार मैं मैच्योर क्यों हुई। ढंग से मुझे रोने भी नहीं देते मेरे घर वाले, हमेशा मेरी माँ मुझे डांटती ही रहती है कि ऐसे मत हंसो, ऐसे मत सोया करो, ऐसे कपड़े पहनो। मुझे स्कूल की बहुत याद आ रही है सेल्वी। सो मैथिली की हालत देखकर सेल्वी भी अपने माँ बाप पर एक छोटा सा टेस्ट करने लगती है, क्या मैच्योर होने के बाद सेल्वी के माँ बाप सेल्वी को पढ़ाएंगे या नहीं। इनडायरेक्टली इसके माँ बाप से पता चलता है कि सेल्वी मैच्योर होने के बाद इसकी भी शादी कर दी जाएगी। सो बेचारी सेल्वी देवी माँ के पास जाकर प्रार्थना करने लगती है कि आइली माता, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, पढ़कर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, प्लीज मुझे कभी भी मैच्योर मत बनाओ, मैं तुम्हारी तरह कुंवारी ही रहना चाहती हूँ। लेकिन एक दिन जब सेल्वी अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है, अचानक से इसको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सेल्वी फटाफट से पौधों के अंदर जाकर अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है। उस दर्द के मारे बहुत रोने लगती है, किसी को बुलाती भी नहीं। फाइनली सेल्वी ये ऑब्जर्व करती है कि इसको ब्लीडिंग हो रही है। ब्लड देखकर ही सेल्वी को पता चल जाता है कि अब मैच्योर हो गई। सो सेल्वी अपने फ्यूचर लाइफ को याद करने लगती है कि अगर ये बात अपने माँ बाप को बताएगी तो इसके माँ बाप स्कूल स्टॉप कर देंगे, इसको भी घर के कामों में लगा देंगे, इसका डॉक्टर का सपना पूरा नहीं होगा। ऐसा सोचते हुए जब सेल्वी अपने क्लास में जा रही होती है, तभी वो मैथ्स टीचर मूर्ति सेल्वी को अपने कैबिन में बुलाता है, मतलब कुछ रजिस्टर वगैरह निकाल के देने के लिए कहता है। और उस वक्त सेल्वी के पीछे थोड़ा ब्लड स्टेन लगा होता है। सेल्वी रजिस्टर निकालने के चक्कर में इत्तेफाक से एक रेड इंक की बोतल इसके ऊपर गिर जाती है। ये देखकर मूर्ति सेल्वी को बहुत डांटने लगता है। तभी वहाँ पर सावित्री आकर सेल्वी को समझाने लगती है कि बेटा कुछ नहीं हुआ, तुम उठ खड़ी हो जाओ, देखो रेड इंक की वजह से तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हो गए, घर जाकर अपने कपड़े साफ कर लो। ये रेड इंक देखकर सेल्वी बहुत खुश होने लगती है, मतलब इस लाल रंग में इसका खून मिक्स हो गया और सावित्री मैडम को पता भी नहीं चला। अपने कपड़ों पर और लाल इंक लगाकर अपने घर जाने लगती है। रास्ते भर जो कोई भी सेल्वी से पूछता, सेल्वी उन लोगों से यही कहने लगती है, अरे कुछ नहीं, बस मेरे ऊपर रेड इंक की बोतल गिर गई, साफ करने के लिए मैं अपने घर जा रही हूँ। घर आने के बाद भी सेल्वी अपनी माँ से यही बताने लगती है। इस तरह से सेल्वी अपनी मैच्योरिटी के बारे में किसी को पता नहीं चलने देती। यही सोचने लगती है कि जब तक हम किसी को नहीं बताते तो उनको ये बात नहीं पता चलेगी कि हम मैच्योर हुए। अगर मैं किसी को ना बताऊं तो किसे क्या पता चलेगा। खैर एक दिन सेल्वी मूर्ति से मैथ्स में एक सवाल पूछने की वजह से मूर्ति सेल्वी पर गुस्सा होने लगता है। सारे स्टूडेंट्स के सामने इसको बेइज्जत करने लगता है। 3 या 4 महीनों में तुम मैच्योर होकर घर में बैठोगी, तुमको पढ़ाई की क्या जरूरत, चुपचाप बैठ जाओ, बड़ा आई सवाल पूछने वाली। सेल्वी नाराज होकर यही बात अपनी माँ से शेयर करने लगती है। सेल्वी की माँ को बहुत गुस्सा आकर मूर्ति को बीच रास्ते में रुकाकर इसकी बहुत लंबी क्लास लेने लगती है और ये भी चैलेंज करती है कि मेरी बेटी 10वीं तक पढ़ेगी और पास भी होकर दिखाएगी। आगे से मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। खैर दूसरे महीने में जब सेल्वी को दोबारा मेंसेस होते हैं, अपने ब्लड को छुपाने के लिए सेल्वी तालाब में जाकर बैठ जाती है। बहुत देर के बाद तालाब से उठकर अपने घर जाने लगती है। अब उसी रात इस गांव का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। गांव के सारे लोग आइली देवी के पास जाने लगते हैं पूजा पाठ करने के लिए। सारे मर्द मंदिर के बाहर ही रहते हैं, सिर्फ औरतें ही उस मंदिर के अंदर एंटर होती है, मतलब उस कॉम्पाउंड के अंदर।
अब इन्हीं में से रेवती और उसका हस्बैंड कुमार भी मौजूद होते हैं, जो सीरीज के स्टार्टिंग में इन दोनों की शादी हुई थी। सो यहाँ पर रेवती प्रेग्नेंट ना होने की वजह से कुमार के घर वाले कुमार की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। कुमार वहाँ की लड़कियों को देखते हुए रेवती से कहने लगता है कि मेरी दुल्हन किसको बनाना है तुम अभी से सेलेक्ट कर लो। खैर थोड़ी देर के बाद कुंवारी लड़कियां ही मंदिर के अंदर जाने लगती है। उस मंदिर में कुमारी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। एक्चुअली कुमारी अभी तक मैच्योर नहीं हुई, इसीलिए कुमारी को ही परमिशन होता है उस देवी माँ के पास जाने का। कुमारी सारी कुंवारी लड़कियों से कहने लगती है कि लड़कियां तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम अपनी आँखों से इस देवी माँ को देख रही हो। कुछ दिनों बाद तुम लड़कियां भी मंदिर नहीं आ पाओगी, इसीलिए अभी से देवी माँ के सामने अपनी मन्नतें रखो। यहाँ पर कुमारी एक और बात भी कहने लगती है कि मैच्योर हुई लड़की या तो फिर शादीशुदा लड़की अगर देवी माँ के पास जाएगी तो देवी माँ उस लड़की को श्राप देगी, खून की वॉमिटिंग करके वो लड़की मर जाएगी। अब सेल्वी तो मैच्योर हो चुकी है। कुमारी की बातें सुनने के बाद इसको घबराहट होने लगती है। देवी माँ के पास जाने से मना करने लगती है, लेकिन सेल्वी की माँ सेल्वी को फोर्स करने की वजह से मजबूरन सेल्वी देवी माँ के पास जाने लगती है। देवी माँ को पूजा पाठ करने के बाद देवी माँ से माफ़ी मांगने लगती है कि देवी माँ मेरे पास और कोई चारा नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और तुम जानती हो ना मेरा सपना क्या है, प्लीज़ मेरा सपना पूरा कर दो। खैर दूसरे दिन सेल्वी अपने आप में यही चेक करने लगती है कि शायद देवी माँ का श्राप इसे ना लगे। क्या सच में मैं खून की वॉमिटिंग कर लूँगी? क्या मेरे काम से देवी माँ मुझसे नाराज़ होगी? इस तरह से रात भर बेचारी नहीं सोती। सुबह होने के बाद सेल्वी अपने आप में ठीक लगने की वजह से फटाफट से देवी माँ के पास जाकर थैंक यू बोलने लगती है। उसके बाद जब सेल्वी अपने स्कूल जा रही होती है तभी उस रास्ते से सेल्वी की माँ गुजरने की वजह से सेल्वी को यहाँ पर देख लेती है। पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो स्कूल जाने के बजाय। सेल्वी कहने लगती है अरे माँ कुछ नहीं, बस प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, अब जा रही हूँ ना मैं स्कूल। लेकिन सेल्वी की माँ को दाल में कुछ काला लगने की वजह से सेल्वी को रोक लेती है। जब उसकी बैग को पकड़कर खींच देती है तो उसकी बैग से उसकी किताबें नीचे गिर जाती है और उसी बैग में काफी सारे गंदे कपड़े भी होते हैं। सेल्वी से पूछने लगती है कि ये कपड़े तुम्हारे पास क्यों है, आखिरकार क्या कर रही हो तुम, क्या चल रहा है। अब कोई भी रास्ता ना होने की वजह से सेल्वी अपनी माँ को सच बता ही देती है कि मैं मैच्योर हो गई हूँ। अगर ये बात मैं तुम दोनों को बताऊंगी तो तुम दोनों मुझे स्कूल स्टॉप कर दोगे, इसीलिए मैंने तुमसे नहीं कहा माँ, प्लीज तुम भी ये बात किसी को मत बताओ। मैंने ऑलरेडी आइली माता से बात कर ली है, आइली देवी ने मुझे माफ भी कर दिया। सेल्वी की माँ कहने लगती है नहीं, ये बात छुपाने वाली बात नहीं है, तुम्हारे पापा को बताकर तुम्हारा फंक्शन किया जाएगा। सेल्वी कहने लगती है कि माँ अगर तुम ये बात पापा को बताओगी तो मैं सारे गांव वालों को ये बताऊंगी कि मैं मैच्योर होने के बावजूद भी देवी माँ के पास गई। उसके बाद गांव वाले मेरा सर मुंडवाकर हमारी फैमिली को गांव से बाहर कर देंगे। सो सेल्वी की माँ डर के मारे किसी को नहीं बताती। लेकिन घर आने के बाद सेल्वी को एक छोटा सा रस्म करती है, वो भी चोरी चुपके। सेल्वी की माँ कहने लगती है कि इस चीज को हम कब तक छुपा रखेंगे, ये हर महीना तो आता ही है। सेल्वी कहने लगती है अरे माँ तुम घबराओ मत, जब किसी को पता चलेगा तो तुम सारे लोगों को ये बताओ कि उसी दिन मैं मैच्योर हुई। इस तरह से तमिल सेल्वी अपनी पढ़ाई करती रहती है। हर एक दिन मैथिली के घर वाले मैथिली की शादी रमेश नाम के एक बंदे से करवा देते हैं। अब उसी गांव में शक्तिवेल नाम का एक बंदा होता है। शक्तिवेल की विश होती है कि ये सेल्वी से शादी करे, क्योंकि शक्तिवेल और कोई नहीं सेल्वी का कजिन होता है। खैर शादी होने के कुछ दिनों बाद ही मैथिली गुस्सा होकर अपनी मायके आती है, अपनी माँ से झगड़ा करने लगती है, क्योंकि रमेश हमेशा दारू पीकर मैथिली को मारता पीटता सड़क पर लाता। शादी से पहले मैथिली के माँ ने मैथिली से कहा था कि शादी होने के बाद तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैथिली की माँ की सारे वादे झूठे निकले, इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं सेल्वी के क्लास में बहुत सारी लड़कियां मैच्योर होकर स्कूल स्टॉप कर देते हैं। इसी दरमियान में सेल्वी की फ्रेंड कायल भी मैच्योर होने की वजह से ये भी स्कूल स्टॉप कर देती है। फाइनली सेल्वी एक लौती लड़की होती है जो 10 क्लास को आई। इतने सालों बाद एक भी लड़की 10 क्लास तक नहीं पहुंची सिवाय सेल्वी के। खैर इसी दरमियान में गांव के कुछ लोग सेल्वी की फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं कि पता नहीं सेल्वी के माँ बाप ने कौन सा गुनाह किया जो सेल्वी अब तक मैच्योर नहीं हुई। उसकी एज की काफी सारी लड़कियां मैच्योर हो गई, सेल्वी भी कुमारी की तरह ना हो। यह सुनने के बाद सेल्वी के माँ बाप बहुत दुखी होने लगते हैं। जब सेल्वी की माँ गांव वालों की बातें सेल्वी को बताने लगती है तो सेल्वी अपनी माँ को हौसला देने लगती है कि माँ गांव वालों का काम है कहना, वो लोग कहेंगे, मेरा सपना है बस पढ़ाई करना। खैर इसके बाद जब मैथिली की गोद भरी होती है
फंक्शन के दिन भी मैथिली का हस्बैंड रमेश बहुत दारू पीकर मैथिली के पास आकर अजीब की हरकतें करने लगता है। थोड़ी देर के बाद मैथिली सेल्वी से मुलाकात करके कहने लगती है कि मेरी मैरिड लाइफ उतनी खास नहीं, छोटी सी छोटी बात पर दारू पीकर मुझे हमेशा मारता रहता है। हमारे माँ बाप हम लड़कियों को कैसे रहना है ये हमको सिखाते हैं, क्या यही सारी बातें लड़कों को नहीं बता सकते? इस तरह से बेचारी मैथिली अपनी दुख भरी दास्तां सेल्वी को बताकर रोने लगती है। कभी इन दोनों की बातें खिड़की के थ्रू सेल्वी की माँ भी सुनती रहती है, वो भी बहुत दुखी होने लगती है। खैर इसी दरमियान में फाइनली सेल्वी के हाथ में उसकी 10 क्लास की हॉल टिकट आती है। सावित्री सेल्वी को और मोटिवेट करने लगती है कि तुम अच्छे से एग्जाम्स लिखकर और आगे बढ़ो। लेकिन वो मैथ्स टीचर मूर्ति को ये बात हजम नहीं होती। शक्तिवेल के पास जाकर उसे भड़काने लगता है कि अब तवसी की बेटी सेल्वी एग्जाम लिखने के लिए टाउन जाने वाली है और तुम तो यहाँ पर नारियल पीते बैठे हो। इस तरफ सेल्वी अपनी हॉल टिकट अपने माँ बाप को दिखाकर बहुत खुश होने लगती है और एक्चुअली एग्जाम्स लिखने के लिए टाउन जाना पड़ता है। लेकिन इस गांव की एक भी औरत अपने गांव से कदम बाहर ही नहीं रखा। जब इसके माँ बाप मना करने लगते हैं तो सेल्वी अपने फादर के सामने छोटा सा नाटक करने लगती है। फाइनली सेल्वी का फादर मान लेता है। उसी वक्त शक्तिवेल, उसका फादर, मूर्ति और कुछ गाँव वाले तवसी के घर आते हैं, मतलब सेल्वी के घर आते हैं शादी की बात करने के लिए। बातों ही बातों में मूर्ति गांव वालों को भड़काने लगता है कि अब तक हमारे गांव की एक भी औरत अपने गांव से कदम बाहर ही नहीं रखा, ऐसे में तुम्हारी बेटी कैसे टाउन में जाकर एग्जाम लिखेगी? यह हमारे गांव के मर्यादा के खिलाफ है। इस तरह से अनाप शनाप बकने पर तवसी मूर्ति को डांटने लगता है कि गाँव का रूल है कि लड़की मैच्योर होने के बाद पढ़ाई स्टॉप करेगी, लेकिन मेरी बेटी तो मैच्योर नहीं हुई। खैर जो भी हो, सेल्वी की माँ सेल्वी को लेकर टाउन जाने लगती है और सेल्वी की माँ भी अपने पूरी जिंदगी में पहली बार बस में बैठी अपने गांव से बाहर जा रही है, ये भी बहुत खुश होने लगती है। फाइनली ये दोनों एग्जाम सेंटर पर रीच होते हैं। वहाँ पर सेल्वी काफी सारी लड़कियों को देखती है जो एग्जाम लिखने जा रही होती है। अपनी माँ को बताने लगती है कि वो देखो कितनी सारी लड़कियाँ हैं, तुम्हारे गाँव में ही अजीब का रूल है माँ। इसी दरमियान में सेल्वी की मुलाकात कायल से होती है। कायल और कोई नहीं, रेवती की छोटी बहन होती है। पता चलता है कि कायल के घर वाले कायल की शादी कुमार से करने वाले हैं, मतलब इसके जीजा से ही। लेकिन कायल को पढ़ना बहुत पसंद होता है। तुम्हारी खुश नसीबी है सेल्वी, तुम अभी तक मैच्योर नहीं हुई। एक दिन जब सेल्वी का फादर तवसी अपने बाइक पर अपने घर आ रहा होता है, इसकी बाइक का एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है। ये देखकर सेल्वी की माँ यही सोचने लगती है कि ये सब कुछ सेल्वी की वजह से है। सेल्वी मैच्योर होने के बाद आइली माता के पास गई, इसीलिए आइली देवी हम पर नाराज है। सेल्वी से बात करना स्टॉप कर देती है। उसके बाद एक दिन मैथिली के हस्बैंड रमेश की मौत हो जाती है बहुत दारू पीकर। कम उम्र में ही बेचारी मैथिली विधवा हो जाती है। सारे औरतों के सामने सेल्वी हक की बात कहने लगती है कि मना करने के बावजूद भी तुम लोगों ने मैथिली की शादी उस पियक्कड़ से कर दी। अब मैथिली अपनी सारी जिंदगी अकेले ही रहेगी, कौन है इसका जिम्मेदार? लेकिन वो गवार औरतें कहाँ समझ सकती है। खैर इसी में एक दिन शेखर नाम का एक चोर टाउन में चोरी करके अपने गांव में आके छुप जाता है और अपने कुछ दोस्तों को बहुत दारू पिलाकर ये कहने लगता है कि दोस्तों कल मुझे गिरफ्तार करने के लिए एक लेडी पुलिस वाली हमारे गांव आने वाली है। क्या तुम लोग ये सब कुछ देखकर चुप रहोगे कि एक औरत एक मर्द पर हाथ उठाए? ये हमारे गांव के मर्यादा के खिलाफ है। इस तरह से अपने गांव वालों को भड़काने पर दूसरे दिन कुछ गांव वाले अपने हाथों में लाठी लेकर गांव के बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं उस लेडी पुलिस ऑफिसर का वेट करते हुए। अब ये नज़ारा देखने के लिए काफी सारे लोग जमा भी हो जाते हैं कि हमारे गांव के मर्द पुलिस वाली को मारने चले। थोड़ी देर के बाद एक लेडी पुलिस ऑफिसर बुलेट में वहां पर आकर वहां के सारे मर्दों को एक एक छापड़ लगाकर एक अच्छा सा सबक सिखाने लगती है। ये चीज देखकर वो शेखर खुद ब खुद सरेंडर हो जाता है, मतलब चुपचाप गिरफ्तार हो जाता है। इस पुलिस वाली को देखकर सेल्वी अपने आप को ऐसा इमेजिनेशन करने लगती है कि ये पुलिस वाली बनकर कायल की शादी रोक देगी। खैर दूसरे दिन सेल्वी और कायल एक दूसरे में ये डिस्कस करने लगते हैं आखिरकार क्यों हमारे गांव में ये रिवाज है कि लड़की मैच्योर होने के बाद उसकी शादी कर दी जाएगी, उसको घर से भी बाहर नहीं निकलने देते। कल मेरी शादी मेरी जीजा से है, कैसे मैं इस शादी से बचूं? अब तो मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, एक इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूं, दूसरा इस गांव से ही भाग जाऊं। ये सुनने के बाद सेल्वी कायल को एक जबरदस्त आइडिया देती है। दूसरे दिन जब कायल की शादी होने वाली होती है, कायल अपने घर में मौजूद नहीं होती। यह जानने के बाद कायल का जीजा कुमार कायल की माँ से कायल के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है कि तुम्हारी फैमिली ही घटिया है,
पता नहीं तुम्हारी बेटी किसके साथ मुंह काला करने चली गई। सो बेचारी कायल की माँ यही सोचकर कायल की तलाश में लगी रहती है कि शायद कायल ने आत्महत्या कर ली। जगह जगह पर तलाशी लेने लगती है। रात होने के बाद कायल की माँ देवी माँ के पास जाकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगती है कि देवी माँ, अगर मेरी बेटी मर चुकी है तो एटलीस्ट उसकी लाश तो भी दिखा दो। ये गांव वाले मेरी बेटी की इज्जत पर उंगली उठा रहे हैं। तभी कायल उस मंदिर के अंदर से अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है। ये देखकर कायल की माँ शॉक में रह जाती है, क्योंकि मैच्योर हुई लड़कियाँ मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। कायल की माँ कायल से कहने लगती है कि तुम फटाफट से बाहर निकलो, अगर गांव वालों ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कायल अपनी माँ से वादा लेने लगती है कि अगर ये इसकी शादी नहीं करवाएगी तभी ये मंदिर से बाहर निकलेगी। कायल की माँ हाँ कहने पर कायल अपनी माँ को भी देवी माँ के पास बुलाकर उसे समझाने लगती है। इस तरह से थोड़ा बहुत बात करने के बाद कायल और उसकी माँ दोबारा अपने घर जाने लगते हैं। उसी वक्त कुमार और कुछ गाँव वाले ये चीज देख लेते हैं। दोबारा कायल पर उंगली उठाने लगता है कि अब तक किसके साथ रंग रलियां मना रही थी। गुस्से में आकर कायल सारे गांव वालों को सच बता देती है कि ये मंदिर में थी। दूसरे दिन कायल के नाम पर पंचायत बिठाकर गांव वाले यही डिसाइड करते हैं कि कायल के बाल कटवाकर कायल की फैमिली को गांव से बाहर कर दे। लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत कुमारी के अंदर देवी माँ आकर सारे गाँव वालों को यही बताने लगती है कि देवी माँ ने ही इस लड़की को अपने पास बुलाया और तुम कौन होते हो देवी माँ के फैसलों को रोकने वाले। अब देवी माँ का गुस्सा ठंडा हुआ। गांव की सारी औरतें मंदिर में जा सकती है। सो डिसाइड होता है कि नेक्स्ट पूर्णिमा के दिन सारे औरतें मंदिर के अंदर जाएंगी। बाद में हमको यह बात पता चलती है कि यह सब कुछ सेल्वी का एक प्लान था। मतलब कायल ने जानबूझकर मंदिर के अंदर जाकर छुप गई और इसी तरह कुमारी के बॉडी में कोई देवी माँ नहीं आई थी। खुद कुमारी ने ही अपने मुंह से ये कहा, इन जाहिल लोगों को सबक सिखाने के लिए। खैर उसके बाद सेल्वी 10th क्लास में डिस्ट्रिक्ट लेवल में पास होने की वजह से सेल्वी का नाम उस ब्लैक बोर्ड में पेन से लिखा जाता है। सेल्वी को अप्रिशिएट करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले सेल्वी के गांव आते हैं। स्पीच के दौरान एक बड़ा ऑफिसर सारे गांव वालों से कहने लगता है कि सेल्वी की तरह बाकी लड़कियों भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। सेल्वी भी स्टेज पर बात करते हुए कहने लगती है कि पहले तो मैं सावित्री मैडम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, उसके बाद मेरे माँ बाप का जो अब तक मुझे इतना सपोर्ट दिया। मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। ऑफिसर से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे गांव में कॉलेज बनवाया जाए। उसके बाद सावित्री माइक के सामने आकर कहने लगती है कि आज ये स्कूल तुम सारे लोगों की है। यह सुनने के बाद गांव की सारी औरतें लड़कियां उस स्कूल में जाकर ब्लैक बोर्ड पर अपने विशेष को लिखती है कि क्या बनना चाहती थी। धीरे धीरे सेल्वी बाकी लड़कियों से मुलाकात करके उनके अंदर रेजोल्यूशन पैदा करने लगती है। दूसरी तरफ शक्तिवेल उसका फादर मूर्ति एमएलए से मुलाकात करके उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि गवर्नमेंट हमारे गांव में कॉलेज बनवाना चाहती है, आप इसे स्टॉप कर दो। हमारे गांव में कॉलेज की नहीं बल्कि शादी फंक्शन हॉल की जरूरत है। उसके बाद शक्तिवेल अपने गांव आकर अपने गांव के मर्दों को औरतों के खिलाफ भड़काने लगता है कि कुछ दिनों बाद औरतें मंदिर में जाने वाली है और कुछ दिनों बाद औरतें पढ़ाई भी करेंगी। जब औरत पढ़ाई करेगी तो मर्द की बात नहीं सुनेगी, इसको हम रोकना होगा। गांव में एक बहुत बड़ा कांड कर देता है। हरे भरे खेतों को आग लगा देता है, मरे हुए मछलियां तालाब में फेंक देता है। ये सब कुछ देखकर गांव वाले यही सोचने लगते हैं कि औरतें मंदिर में जाने का डिसाइड किया, इसीलिए देवी माँ को गुस्सा आकर हमारे गांव पर कहर बरसा रही है। कोई भी औरत मंदिर के अंदर एंटर नहीं होगी। सेल्वी कहने लगती है कि मुझे पता है ये सब कुछ देवी माँ का किया कराया नहीं है, किसी ने जानबूझकर करवाया है। देवी माँ को कभी गुस्सा आता ही नहीं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैं मैच्योर हुए 2 साल हो गया। 2 साल से मैं देवी माँ के पास जाती आ रही हूँ, लेकिन देवी माँ ने कभी मुझे डांटा नहीं, मुझे सजा नहीं दी। ये सब कुछ आपका वहम है। यह सुनने के बाद सेल्वी का फादर तेवसी शॉक में होकर सेल्वी और उसकी माँ को बहुत मारने लगता है कि तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। तभी आग में तेल डालने के लिए शक्तिवेल तेवसी से कहने लगता है, अरे अंकल, सेल्वी तो पढ़ी लिखी है ना, उसको कुछ भी नहीं पता, हमें ही तो उसको समझाना पड़ेगा। आप फिक्र मत करिए, इसके बावजूद भी मैं सेल्वी से शादी करने के लिए रेडी हूँ। सो उसी रात ही सेल्वी की शादी की तैयारी होने लगती है। उसके बाद कुछ औरतें जमा होकर यही डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे सेल्वी को इस शादी से बचाया जाए। कायल आइडिया देने लगती है कि हम उस लेडी पुलिस ऑफिसर को बता दें, हमारे गांव के सारे मर्दों को अच्छा सा सबक सिखाएगी। लेकिन वो बूढ़ी औरत कुमारी कहने लगती है, इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा कायल, हमारे गांव के मर्द सबसे बड़े जाहिल है, जेल जाना भी इनके लिए एक प्राउडनेस है, ऐसे में ये लोग क्या सुधरेंगे।
सो वहाँ की सारी औरतें सेल्वी को अपने गांव से बाहर भेजने का डिसाइड कर लेते हैं। चुपते छुपाते बहुत ही मुश्किल से सेल्वी को बस स्टॉप पर लाते हैं। सेल्वी की माँ कहने लगती है कि बेटा तुम जहाँ पर भी जाओ अपनी खुद की जिंदगी जियो, अच्छे से पढ़ाई करो। इस तरह से जब सेल्वी उस बस में चढ़ने ही वाली होती है, मूर्ति उतरते हुए सेल्वी और वहाँ की कुछ औरतों को देख लेता है। मूर्ति को चुप कराने के लिए मैथिली की माँ मूर्ति के सर पर एक जबरदस्त वार करती है। खैर इसके बावजूद भी सेल्वी अपना गांव छोड़कर नहीं जाना चाहती। वहाँ की औरतों को समझाने लगती है कि अगर मैं यहाँ से भाग गई तो हमारे गांव के मर्द मुझे ढूंढकर, मुझे मारकर मेरे ही गांव में मेरी मंदिर बनवाएंगे। उसके बाद गांव में मेरी भी एक कहानी बताई जाएगी। अगर मैं भाग गई तो बाकी लड़कियों को स्कूल भेजना ही बंद कर देंगे। मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ, बाकी लड़कियों को भी पढ़ाना चाहती हूँ। इस तरह से सारी औरतें देवी माँ के मंदिर में चली जाती है। जब यह बात सारे मर्दों को पता चलती है, सारे मर्द अपने हाथों में हथियार लेकर मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। सारी औरतों को बाहर निकलने के लिए कहते हैं। इसी में तवसी सेल्वी से कहने लगता है कि बेटा तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। सेल्वी कहने लगती है कि पापा मैं मरने वाली हूँ, ये जानने के बाद भी मेरी माँ मेरे बगल में खड़ी है, ये होता है असली प्यार। लेकिन आप तो मुझे मारने के लिए हथियार ले बैठे, ये कैसा प्यार है। ये सुनने के बाद तवसी अपने आप में क्वेश्चन करने लगता है, क्या मैं इतना गिर चुका हूँ कि मैं मेरी बेटी को ही मारने चला। चुपचाप अपने घर जाकर अपनी बीवी और बेटी को ही याद करने लगता है। दूसरी तरफ बहुत देर होने के बावजूद भी एक भी औरत लड़की उस मंदिर से बाहर नहीं आती। शक्तिवेल अपने आदमियों से कहने लगता है, हमारे गांव की औरतें ऐसा बनने का कारण एजुकेशन है, स्कूल को ही आग लगाने के लिए कहता है। तो उसी तरह से शक्तिवेल के आदमी उस स्कूल को सर्वनाश कर देते हैं। मौके का फायदा उठाकर शक्तिवेल सेल्वी को किडनैप करके जबरदस्ती उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। कहने लगता है अब तुम क्या करोगी। शक्तिवेल के मुंह पर फेंककर उसे एक छापड़ लगाती है। तभी वहाँ पर सेल्वी का फादर तवसी आकर शक्तिवेल को भी एक छापड़ लगाने लगता है। शक्तिवेल को बहुत डांटने लगता है, सारे गांव वालों को समझाने लगता है, शक्तिवेल जैसे लोगों की वजह से ही हम लोग भटकते जा रहे हैं, गांव की मर्यादा की आड़ में हमको गुमराह कर रहे हैं। मेरी बेटी अच्छे से पढ़ाई करके अपना नाम इस बोर्ड पर लिखवाया, मैं अपनी बेटी को आगे तक पढ़ाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। आप लोग भी अपनी बेटियों को पढ़ाकर इस ब्लैक बोर्ड में उनका नाम लिखवाइए। खैर दूसरे सीन में मूर्ति होश में आकर जब अपने घर से बाहर जाता है तो काफी सारी लड़कियां, लड़के स्कूल कॉलेजेस को जाते रहते हैं। एक एक को रुकाकर पूछने लगता है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। वो लोग कहने लगते हैं कि हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। मूर्ति पूछने लगता है कि इतनी बड़ी लड़की होकर तुम कॉलेज जा रही हो, क्या तुमको शर्म नहीं। लेकिन वो लोग मूर्ति को पागल समझकर इसको इग्नोर करते रहते हैं। इस तरह से ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। खैर जो कुछ भी कहना था मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया। सीरीज कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।